ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं. A great insight of the 20th century physics is that these different forces occurring in different contexts actually arise from only a small number of fundamental forces in nature. तो ये सब इतने सारे हमने फोर्स देखे थे, जो कि टेंशन है रस्सी में, स्प्रिंग का फोर्स है, या हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है, ये सारे फोर्स एक ही फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के टाइप के हैं. फॉर एग्जांपल, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स अराइजेस due to the net attraction or repulsion between the neighboring atoms of the spring when spring is elongated or compressed. This net attraction or repulsion can be traced to the unbalanced sum of the electric forces between the charged constituents of the atoms. यार जैसे फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग को कंसीडर करो. ये एक स्प्रिंग है, ठीक है. इसको हमने खींचा तो फोर्स जनरेट होता है बीच में, तो हमने इनफाइनाइटली जूम इन किया इसके किसी छोटे से हिस्से को. तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वो छोटा हिस्सा बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होगा. तो जैसे ही हम यहाँ पर एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं इस पर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से मूव आउट करना चाहते होंगे. मूव आउट करना चाहते हैं तो उस वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस का अनबैलेंस्ड फोर्स उसको खींच के रखता है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है. तो दिस the repulsion attraction between the neighboring atoms of the spring when the spring is elongated or compressed. This net attraction and repulsion can be traced into the unbalanced sum of the electric forces between the charged constituents of the atoms. ये केस लिया जब हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, जब स्प्रिंग को दबा रहे होते तब भी ऐसा ही सिचुएशन होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे में घुसना चाहते हैं, अंदर लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन क्यों नहीं घुस पा रहे, क्योंकि उनमें कुछ रिपल्शन पैदा हो रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से, चार्ज की वजह से. So in principle this means that the laws of derived forces such as spring force, friction are not independent of the laws of fundamental forces in nature. The origin of these derived forces is however very complex. तो बोल रहे कि फंडामेंटल फोर्सेस जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से लगने वाला, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. वही रीज़न है इस स्प्रिंग में टेंशन का, और वही रीज़न है कोई सरफेस पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है. एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग वी नो ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर विच आर डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ हेयर. तो हमारी अभी की जितनी अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में यहाँ बताया गया है. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स. So the gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. ठीक है, मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स. यूनिवर्सल मतलब कि हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ये, है ना. हर दो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में कहीं भी हैं उन पे ये फोर्स लग रहा है. एवरी ऑब्जेक्ट experiences this force due to every other object in the universe. All objects on the earth, for example, experience the force of gravity due to the earth. In particular, gravity governs the motion of moon and artificial satellites around the earth, motion of the earth and the planets around the sun, and of course the motion of the falling bodies to the earth. It plays a key role in the large scale phenomenon of the universe, such as the formation and evolution of stars, galaxies and galactic clusters. तो ये फंडामेंटल फोर्सेस की मदद से हम बहुत सारे फिनोमिनन समझ सकते हैं, जैसे मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे घूमते हैं अर्थ के अराउंड, अर्थ और अदर प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं सन के अराउंड, कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो कैसे आता है वो, ग्रेविटेशन की वजह से समझते हैं. और लार्ज स्केल फिनोमिनन है कुछ, जैसे फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स. गैलेक्टिक क्लस्टर मतलब गैलेक्सीज के जो क्लस्टर होते हैं ना, गैलेक्टिक क्लस्टर्स बोलते हैं. तो उन सब को गवर्न करके ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू समझा जा सकता है. फिर सेकेंड टाइप का फोर्स है नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाम से ये बता रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो एक तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक साथ लग का कॉम्बिनेशन टाइप है ये. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स. In the simpler case, when charges are at rest, the force is given by Coulomb's law.
तो अगर चार्ज रेस्ट पे रखे हुए हैं, लेट्स से ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है और दोनों अपोजिट साइन के, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम साइन के हैं तो रिपल करेंगे। जब ये रेस्ट पे रखे होते हैं, तो रेस्ट पे रखें तो कूलम्स लॉ से इसका एक्सप्रेशन निकल के आता है। जैसे ग्रेविटेशन का किससे निकल के आता है, न्यूटन्स लॉ से, G m1 m2/r²। वैसे ही यहाँ पे 1/4πε0 k1 k2/r²। सो अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस। तो ये तो हो गया जब चार्ज रेस्ट पे रखे हुए हैं। मोशन में आ जाए चार्ज तब क्या होगा, तो चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड अ मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखे, लग से ये मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज आ जाए इसमें कोई चलता हुआ, तो उस पर भी फोर्स लगने लगता है। ठीक है, so magnetic field give rise to the force on the moving charge. Electric and magnetic effects are in general inseparable. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं जो चार्ज के, वो इनसेपरेबल है, मतलब साथ साथ होते हैं। हैंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा गया। हैंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेज एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लार्ज डिस्टेंसेस पे लगता है, जैसे सन और अर्थ के बीच में इतना खतरनाक डिस्टेंस है लग रहा है, वैसे ही कूलम फोर्स भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए वैलिड है एंड डज नॉट नीड एनी इंटरवीनिंग मीडियम। और कोई मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी लग सकता है। इट इज़ इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कंपेरेटिव ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि जो कॉम्ब है उसको बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन से बालों में लहराया, और छोटे छोटे पेपर स्टिक्स, जो पेपर के टुकड़े हैं, उनके पास लेके चले गए, तो इससे चिपक जाते हैं फटाफट सब। तो नीचे कौन लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है इसे ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो चिपक जाते हैं फिर बहुत आसानी से। तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस केस में, इज़ ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ से अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू ग्रेविटी। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स फॉर एग्जाम्पल, तो प्रोटॉन्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें तो इट इज़ 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम फॉर एनी फिक्स डिस्टेंस। तो दो प्रोटॉन कंसिडर किए, लेट्स से ये, और इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकाला, तो लेट्स से वो एफ आया फोर्स। और क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों रिपल भी करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा, वो इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए दोनों केसेस। हाँ नवीन, क्या बोला? से ज्यादा बोला ना 10⁻36, तो मतलब कौन सा किससे ज्यादा होता है वो मैं सुना नहीं। अगर मान लो सपोज अपन मास कंपैरिजन करें इसका, मतलब ग्रेविटेशनल पुल निकालें दो प्रोटॉन्स के बीच में, तो लेट्स से वो अपन ने रखा फॉर्मूला G m1 m2/r² करके, तो वो अपने पास F आया। ठीक है, अब दूसरा फोर्स भी एक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। तो लेट्स से उस फोर्स को अपन बोल देते हैं F'। तो वो इस वाले फोर्स से 10⁻36 टाइम ज़्यादा होगा। ये समझ में आया? ठीक है सर। हाँ सर, तो मतलब जस्ट वही वो एक समझ एक्सपेरिमेंट, सुना नहीं था। हाँ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिवली कंपैरेटिव फैक्टर दे रहा है कि कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है। Who's that? ठीक है, तो फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। सो मैटर एज वी नो कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। Since the electromagnetic force is so much stronger than the gravitational force, it dominates all phenomenon at atomic and molecular scales. तो अब कहना चाहता है ये कि हमें पता है मैटर किससे बना हुआ है, एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स चार्ज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से। इसका मतलब जो छोटे लेवल पे सारे फिनोमिनन होंगे वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव कौन रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहेगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। So the other two forces
दैट वी शैल सी ओनली ऑपरेट एट द न्यूक्लियर स्केल। तो जो आने वाला न्यूक्लियर फोर्स है वो तो एटम के केवल न्यूक्लियस वाले पार्ट में लगता है, ठीक है। Thus, it is mainly the electromagnetic force that governs the structure of atoms and molecules, the dynamics of chemical reactions, and the mechanical, thermal, and other properties of material. तो मॉलिकुलर और एटॉमिक लेवल पे गवर्न कौन करता है सारी चीज़ों को? कौन सी सारी चीज़? केमिकल रिएक्शंस के डायनामिक्स, मैकेनिकल, थर्मल और अदर प्रॉपर्टीज़, ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट अंडरलाइज द मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस लाइक टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एक्सेट्रा। तो रस्सी में टेंशन हो, चाहे दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हो, या कोई सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा हो, या स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो किसी स्प्रिंग में, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। ग्रेविटी इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब एक और पॉइंट, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो रिपल्सिव भी हो सकता है, जैसे सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइन ये अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये कभी ऐसा नहीं होता कि दो मासेस एक दूसरे को रिपल कर जाए। सो ग्रेविटी इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अनदर वे ऑफ पुटिंग दिस इज़ दैट मास कम्स ओनली इन वन वेराइटी। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि मास कभी नेगेटिव नहीं होता, मास हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। लेकिन चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो हमने बाइफर्केशन दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने कोई चार्ज आ जाए, चार्ज को महसूस कैसे करते हो? झटका लगता है। तो मान लो सपोज़ तुमने चार्ज को किसी टच कर दिया, तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो नेगेटिव था या पॉजिटिव? तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ कि दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपल भी कर रहे हैं किसी केस में अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये दो नोमेनक्लेचर दे दिए कि एक नेगेटिव चार्ज का टाइप होता होगा, एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता होगा, लेकिन मास एक ही टाइप का होता है, दैट इज़ पॉजिटिव। सो another way of putting this is that mass come only in one variety, there is no negative mass, but charge comes in two varieties, positive and negative. This is what makes all the difference. Matter is mostly electrically neutral, net charge is zero। तो मैटर जो है उसको टच करते हैं हम, किसी कुछ भी तुम्हारे आसपास जो भी रखा उसको टच करते हो तो तुम्हें झटका महसूस नहीं होता चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं वो। दस इलेक्ट्रिक फोर्स इज लार्जली ज़ीरो एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट्स टेरेस्ट्रियल फिनोमिनन। तो अब जैसे सपोज मास अर्थ है और सन है, तो अब ये भी नेट न्यूट्रल चार्ज ज़ीरो हो गया अर्थ का, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे अर्थ में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नेट चार्ज ज़ीरो हो गया। तो अब जब इन दोनों में फोर्स बात करते हैं कि भाई कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो फिर ग्रेविटेशन ही एक्टिव बचता है, क्योंकि नेट चार्ज तो ज़ीरो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बचा ही नहीं। So thus electric force is largely zero and gravitational force dominates terrestrial phenomenon. Terrestrial मतलब बड़े phenomenon. Electrical force manifests itself in atmosphere where the atoms are ionized and that leads to the lightning. तो क्या होता है, हवा जब चलती है तो एक दूसरे से टकराते हैं एयर पार्टिकल्स, है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जो क्लाउड्स बन जाते हैं, तो चार्ज आयनाइज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, चार्ज ऐसे व्याप्त हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर डिस्चार्ज होते हुए ज़मीन पर गिर जाता है, क्योंकि ज़मीन एक इनफाइनाइट कंडक्टर की तरह है, ठीक है। तो लाइटनिंग इसी वजह से होती है, आयनाइज्ड एटम्स की वजह से। उसके बाद इफ़ वी रिफ्लेक्ट अ लिटिल द इनॉर्मस स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटी इज एविडेंट इन आवर रियल लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। तो when we hold a book in our hand, we are balancing the gravitational force on the book due to the huge mass of the earth by the normal force provided by our hand. The latter is nothing but the net electromagnetic force between the charge constituents of our hand and the book at the surface in contact. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर अपन थोड़ा और गौर से सोचें तो अपनी डेली लाइफ में हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक बड़ा फोर्स है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक नोटबुक उठाई, ठीक है, हमने एक नोटबुक उठाई, तो ये नोटबुक को नीचे कौन लेके जा रहा है? इसको नीचे लेके जा रहा है ग्रेविटी, नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन हमने क्योंकि ये ऐसा टेक लगा दिया, इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये नीचे नहीं जा पाया। अब ये जो फोर्स हाथ और इसके बीच में लग रहा है, इस किताब के बीच में, ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, मतलब कि हाथ के जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
और इसके जो चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो क्लियरली ज़्यादा तकलीफ़ महसूस नहीं होती अगर थोड़ा बहुत वज़न उठाएं अपन, तो तकलीफ़ महसूस नहीं होती। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर नॉट intrinsically so much stronger than gravity, the hand of the strongest man would crumble under the weight of a feather. तो अगर ये फोर्स जो एक्टिव हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये अगर मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता ग्रेविटी से, तो जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है जो वर्ल्ड का, वो भी एक पंख को नहीं उठा पाता। समझ रहे हो? सो इंडीड टू बी कॉन्सिस्टेंट इन द सर्कमस्टेंस वी आवरसेल्व्स वुड क्रम्बल अंडर आवर ओन वेट। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारा हाथ नीचे क्यों नहीं गिर जाता, बताओ क्यों? क्योंकि ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो मस्कुलर फोर्स बाइंड करके रखा हुआ है हमारी बॉडी को। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी बॉडी ऐसे मिल जाती, एंट मैन की तरह पूरा धरती में मिल जाती। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पे। So the strong nuclear force binds protons and neutrons in the nucleus. It is evident that without some attractive force, a nucleus will be unstable to protect the electrical repulsion between its protons. तो न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया। ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। तो अगर तुम्हें एक कंपैरेटिव स्टडी बताई जाए कि यहाँ से लेके हबीबगंज, यहाँ से मतलब दानिश नगर से लेके हबीबगंज की रेडियस का तुम एक स्फीयर खींच दो, 5 किलोमीटर स्क्वायर का स्फीयर, तो उसमें एक टेनिस की बॉल रिप्रेजेंट करेगी न्यूक्लियस के साइज़ को। ये बात समझ में आ रही कितना छोटा है? 5 किलोमीटर स्क्वायर का अगर तुमने स्फीयर देखा और उस पर फोकस करो कि एक टेनिस बॉल दिख जाए तुम्हें, तो अगर गौर से देखो बाहर से तो दिखेगी भी नहीं, इतनी छोटी होगी वो। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज़ इतना छोटा है कि अपन इमेजिन ही कर सकते हैं उसको। अब उतने से छोटे से साइज़ में सारे प्रोटॉन्स भरे हुए हैं। अब प्रोटॉन्स अगर इतने से छोटे साइज़ में रख दो अगर पास तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो उड़ जाने चाहिए थे, बिखर जाने चाहिए थे, लेकिन तब भी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब कौन रखा है उनको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करके रखा है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक अलग टाइप का फोर्स भी होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। इतना स्ट्रॉन्ग है वो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी खतरनाक स्ट्रॉन्ग है। सो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, तो बाइंड होकर रखे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर। किस वजह से? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स। The strong nuclear force binds protons and neutrons in the nucleus. It is evident that without some attractive force, a nucleus would be unstable due to the electrical repulsion between its protons. So this attractive force cannot be gravitational. ये gravitational तो नहीं हो सकता क्योंकि gravitational तो बहुत negligible होता है as compared to electric force. तो ये कुछ अलग टाइप का force है. So this attractive force cannot be gravitation. Since force of gravitation is negligible compared to the electric force, a new basic force must therefore be invoked. तो हमें एक नया टाइप के फोर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। The strong nuclear force is the strongest of all fundamental forces, about 100 times the electromagnetic force. तो वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। So in strength it is charge independent and acts equally between a proton and a proton. तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी उतना ही लगता है जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, जितना न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। कौन? अपना न्यूक्लियर फोर्स। चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। एंड अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, इट्स रेंज इज़ हाउएवर एक्सट्रीमली स्मॉल। इसकी रेंज बहुत स्मॉल होती है, that is 10 to the power minus 15 of about nuclear dimensions. It is responsible for the stability of nuclei. The electron, it must be noted, does not experience this force. इलेक्ट्रॉन ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, केवल न्यूक्लियस के अंदर एक्सपीरियंस होता है। बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 एडजेसेंट एटम्स कंसीडर किए,
तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे होगा। तो इसके न्यूक्लियर पार्टिकल्स में होंगे बहुत सारे, लेट्स से एक न्यूट्रॉन है और यहाँ पे भी एक न्यूट्रॉन है, तो वो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रहे होंगे न्यूक्लियर रिएक्शन की, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। क्यों नहीं लगा रहे होंगे? क्योंकि ये बहुत दूर हो गए, एक्टिव नहीं बचा वो फोर्स, उसकी एक्टिविटी केवल न्यूक्लियर डायमेंशन में ही है, इतने में ही एक्टिव रहता है वो फोर्स, यहाँ पे चलेगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इनफैक्ट एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियसेस भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, केवल उसी न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है, so recent developments have however indicated that protons and neutrons are built out of some more elementary constituents called quarks. तो बाद में अभी थोड़ा रिसर्च हुई तो पता चला कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क्स से बने हुए होते हैं। तो अभी उनकी डीप में नहीं जाना है, डेप्थ में, बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। तो फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स पे आ जाते हैं। सो द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस सच एज बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस। तो कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं, उसमें कुछ ऐसे टाइप के फोर्सेस का इंटरेक्शन देखने को मिलता है जो कहीं नहीं देखा गया, उनको वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। एक प्रोसेस होती है बीटा डीके, जिसमें बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से। सो इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन एमिट करता है बीटा डीके में न्यूक्लियस, और एक अनचार्ज पार्टिकल जिसे न्यूट्रिनो बोलते हैं। और ये न्यूट्रिनो जो रहता है ये अर्थ को तक पेनिट्रेट कर जाता है, पूरी अर्थ को पेनिट्रेट कर जाता है ये, आई एम नॉट किडिंग। मतलब ये जो न्यूट्रिनो है अर्थ को पेनिट्रेट कर जाता है विदाउट गेटिंग डीएसेलरेट। इसका मतलब ये मास से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अर्थ में तो जाना क्या क्या होगा, न्यूक्लियस से भी कम अक्रॉस, इतनी बड़ी अर्थ है तो न्यूक्लियस से भी टकरा रहा होगा ये, तो ये न्यूक्लियस से भी इंटरेक्ट नहीं करता। चार्जेस भी आते हैं अर्थ में, उससे भी इंटरेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये तीन टाइप के जो फोर्स ऊपर पढ़े अपन ने उनसे अलग ही है, इसलिए इसको बोल दिया बहुत ही मिस्टीरियस फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल दिया इसे। सो द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वीक का मतलब ये नहीं कि इतना वीक है कि न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स से भी वीक है, ऐसा नहीं है, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से वीकर है। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से कम है, दैट इज इवन लेस देन फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन, तो दैट इज 10⁻⁻16। तो अगर जमाया जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। फिर कौन है? फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फिर कौन है? वीक न्यूक्लियर। फिर कौन है? ग्रेविटेशन। तो हम कहें ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, इन सबको क्या अलग 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 मैथमेटिकल मॉडल हैं सबके, है ना, सबकी अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो हम इस कोशिश में हैं कि इन चारों फोर्सेस की थ्योरी को एक ही बना दिया जाए किसी तरीके से, तो वो दैट इज़ यूनिफिकेशन। So we remarked in section 1.1 that unification is a basic quest in physics. Great advances in physics most often amount to unification of different theories and domains. Newton unified terrestrial and celestial domains under a common law of gravitation. तो मतलब फिजिक्स में यही कोशिश करे जा रही है कि यूनिफिकेशन किया जाए सारी थ्योरीज़ का। जैसे अपने न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और कॉमन जो सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जज करने वाला, उनको बनाने वाली इक्वेशन, गवर्न करने वाली इक्वेशन एक ही दे दी, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सन और मून के बीच में भी एप्लीकेबल है, और हमारी बॉडी और अर्थ के बीच में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी। हाँ भाई। सर जो ऊपर ये टेबल बनी ना, हाँ, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज इनफाइनाइट क्यों लिखी है? इनफाइनाइट मतलब इतनी ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे अर्थ और सन के बीच में टेक्निकली डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इट इज़ वेरी लार्ज, समझ रहे हो, हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है वो।
ठीक है, मतलब कि जैसे बोले कि सन यहाँ पे है और यहाँ से कुछ ट्रिलियंस लाइट ईयर दूर दूसरी गैलेक्सी में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो हम कहेंगे हाँ भाई लग रहा होगा। ठीक है, और उससे ज़्यादा सोच सको तो इनफाइनाइट मतलब यू एनीथिंग एनी डिस्टेंस यू कैन इमेजिन, है ना, उससे भी ज़्यादा दूरी के बीच में ये लग रहा होगा। तो ये समराइज़ दिए चारों का। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी, लेट्स से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ को हमने रिलेटिवली 1 बोल दिया। तो दिस इज़ 10⁻⁻39 टाइम्स द 1। किन किन पे लगता है ये? सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, दिस इज़ 10⁻⁻13। ये वेरी शॉर्ट रेंज है ना, और सब न्यूक्लियर साइज मतलब 10⁻16 न्यूक्लियस के भी अंदर, है ना, 0.1 टाइम्स द न्यूक्लियस, उसके अंदर लगता है ये। तो सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, किन किन के बीच में लगता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ 0.01, दैट इज़ 10⁻²। ये लॉन्ग रेंज है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। किन किन के बीच में लगता है ये? चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 है और ये बहुत ही शॉर्ट है, न्यूक्लियर बाउंड्रीज़ के बीच में ही ऑपरेट होता है। किन किन के बीच में लगता है ये? न्यूक्लियॉन्स के बीच में। हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे इंडियंस कौन है? इंडियंस है इंडिया के अंदर रहने वाले। ऐसे न्यूक्लियॉन्स कौन है? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले। न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो हु आर न्यूक्लियॉन्स? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियॉन्स कलेक्टिवली। ठीक है, अब यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ग्रेविटेशन के लॉ ने यूनिफाइड किया हमारे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे ही द एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरीज ऑफ ऑस्टर एंड फेराडे शोड दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन आर इन जनरल इनसेपरेबल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनन को एकदम लिंक करके पेश किया फेराडे ने, है ना। मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स विद द डिस्कवरी दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने यूनिफाइड कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ऑप्टिक्स से जोड़ सकते हैं, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आइंस्टीन अटेम्प्टेड टू यूनिफाई ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बट कुड नॉट सक्सीड इन दिस वेंचर। आइंस्टीन ने यूनिफाई करने की कोशिश की थी ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट दिस डज नॉट डिटर फिजिसिस्ट फ्रॉम जीलसली परस्यूइंग द गोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। लेकिन अभी भी लोग ट्राई कर रहे हैं, फिजिसिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूनिफाई कर दें। सो रिसेंट डिकेड्स हैव सीन मच प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट। पिछले कुछ दशकों में ज़्यादा कारगर साबित हुआ ये। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स हैव नाउ बीन यूनिफाइड and are seen as aspects of a single electro weak force। तो एक नया टाइप का फोर्स डिवाइस किया उसने, किस किस के बीच में? यूनिफिकेशन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स के बीच में, और उसको बोल दिया गया है ऐसे कॉमन नेम निकाल के इलेक्ट्रो वीक फोर्स। जैसे वो दीपिका और रणवीर की शादी हुई तो दीपवीर बोला था उसको, तो ऐसे इसको इलेक्ट्रो वीक बोल दिया है। सो वॉट दिस यूनिफिकेशन एक्चुअली मीन्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन हियर। तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो बहुत ही बढ़िया बात लिख दी इसने, तो मतलब अपन को सोचनी नहीं है। सो अटेम्प्ट्स हैव बीन एंड आर बीइंग मेड टू यूनिफाई द इलेक्ट्रोवीक एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इवन टू यूनिफाई द ग्रेविटेशनल फोर्स विद द रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। तो पूरे अटेम्प्ट्स चल रहे हैं सारे फोर्सेस को एक ही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए चल रहे हैं सब। सो मैनी ऑफ दीज आइडियाज आर स्टिल स्पेक्यूलेटिव एंड इनकन्क्लूसिव। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनका अभी भी सोच रहे हैं उनके बारे में और कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे। तो टेबल 1.4 समराइजेस सम ऑफ द माइलस्टोन इन द प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन नेचर। तो टेबल के बारे में पढ़ेंगे जिसने कुछ कुछ यूनिफिकेशन किए। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने 1687 में क्या किया? यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स शोड दैट the same laws of motion and the law of gravitation apply to both the domains। तो celestial और terrestrial मतलब कि स्पेस ऑब्जेक्ट्स, terrestrial मतलब कि अर्थ वाले ऑब्जेक्ट्स पे laws of gravitation और laws of motion लग सकते हैं दोनों पे ही। फिर ऑस्टर्ड ने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने 1820 में
showed that electric and magnetic phenomena are inseparable aspects of a unified domain, that is electromagnetism. तो ऑस्टर्ड ने 1820 में बताया था, फेराडे ने 1830 में बताया था कि इलेक्ट्रिक फिनोमिनन और मैग्नेटिक फिनोमिनन दोनों सेम है, अलग अलग देख के ना नहीं चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जन्म लिया वहाँ पे। उसके बाद 1873 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि इसने यूनिफाई कर दिया इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को, और इसने बताया कि शो दैट लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 1979 में शेल्डन ग्लासो, अब्दुल सलाम और स्टीवन वेंसबर्ग, मतलब ये पिछले कुछ 4 दशकों की बात पे आ गया है, 4-5 दशक, showed that the weak nuclear force and the electromagnetic force could be viewed as a different aspect of a single electroweak force. तो इन्होंने बताया 1979 में कि हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को सिंगल इलेक्ट्रोवीक फोर्स के उसमें देख सकते हैं। फिर 1984 में कार्लो रूबिया और साइमन वेंडर मीर ने वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली द प्रिडिक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोवीक फोर्स। तो ये जो थ्योरी बनाई थी 1979 में, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया इसे, साइमन वेंडर मीर ने। ठीक है, 2 साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं। एक है अल्बर्ट आइंस्टीन, इनका जन्म 1879 में हुआ और 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न इन उल्म, जर्मनी in 1879 is universally regarded as one of the greatest physicists of all time. इसको सबसे बड़ा भौतिकवादी कहा गया इस पूरे दुनिया का। His astonishing scientific career began with the publication of 3 path-breaking papers in 1905. 1905 इसका सबसे गोल्डन ईयर माना गया है। इसने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई थी वहाँ 1905 में, उसी के लिए इसको कुछ नोबेल प्राइज़ मिला था। कोई मतलब 2005 में नहीं, 1905 में नहीं मिला था, कुछ सालों बाद। सो इन द फर्स्ट पेपर ही इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ द लाइट क्वांटा, नाउ कॉल्ड फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड यूज इट टू एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कुड नॉट अकाउंट फॉर। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, तो इसने वो करके बताया था वेव पार्टिकल नेचर में। इसने प्रूव किया था जब सब लोग भूल चुके थे कि लाइट पार्टिकल हो सकता है, तब इसने बताया था एक्सपेरिमेंट करके कि लाइट पार्टिकल है। सो इन द सेकेंड पेपर ही डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन दैट वाज कन्फर्म्ड एक्सपेरिमेंटली अ फ्यू ईयर लेटर्स एंड प्रोवाइडेड अ कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ द एटॉमिक पिक्चर ऑफ मैटर। तो सेकेंड पेपर में उसने ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था। द थर्ड पेपर गेव बर्थ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट मेड आइंस्टीन अ लेजेंड इन हिज ओन लाइफ टाइम। तो जो उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, टाइम डायलेशन और क्या क्या चीज़ें जो जो होती हैं, उसने आइंस्टीन को सुपरस्टार बना दिया था उसके खुद के जीवन काल में। इन द नेक्स्ट डिकेड ही एक्सप्लोर्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज न्यू थ्योरी which he included among other things the mass energy equivalence enshrined in his famous equation E is equals to mc square। तो ये मास और एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन है, ये इसने फिर नेक्स्ट डिकेड में सोचा। He also created the general version of relativity, the general theory of relativity, which is the modern theory of gravitation. Some of Einstein's most significant later contributions are the notion of stimulated emission introduced in an alternative derivation of Planck's blackbody radiation law, static model of the universe, which started modern cosmology, quantum statics of a gas of massive bosons, and a critical analysis of the foundations of quantum mechanics. The year 2005 was declared as the International Year of Physics in recognition to the Einstein's monumental contribution to the physics in year 1905। तो 1904 में जो उसने 3 पेपर छापे, वो इतने ज़्यादा वर्ल्ड को चेंज कर गए और करने वाले हैं, अभी उसकी भी टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है पूरी तरीके से, कि 1905 यानी कि 100 साल बाद उस ईयर को ऐसे सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स की तरह। So describing revolutionary scientific ideas that have since influenced all of the modern physics। फिर आ जाते हैं अपन बोस के बारे में पढ़ने। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका जन्म 1894 में हुआ और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन कैलकाटा इन 1894, इज अमंग द ग्रेट Indian physicist who made a fundamental contribution
to the advance of science in the 20th century. An outstanding student throughout, Bose started his career in 1916 as a lecturer in physics in Calcutta University. 5 years later, he joined Decca University. तो 1916 में इसने फिजिक्स के लेक्चरर की तरह काम किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी में. 5 साल बाद ये डेक्का यूनिवर्सिटी चला गया. Here in 1924, in a brilliant flash of insight, Bose gave a new derivation of Planck's law. तो इसने प्लैंक्स लॉ के बारे में बता दिया वहाँ पे, अल्टरनेट डेरिवेशन बना दिया इसने. So treating radiation of a gas of a photons and employing new statistical methods of counting of photon states. He wrote a short paper on the subject and sent it to Einstein, who immediately recognized its great significance, translated it in German, and forwarded it to the publication. Einstein then applied the same method to the gas of molecules. तो इसने आइंस्टीन को भेजा वो पेपर लिख के, तो आइंस्टीन ने जर्मनी में छपवा दिया उसको, जर्मन में ट्रांसलेट करके. तो ये बोस आइंस्टीन का तुम्हें नाम ऐसे साथ में ऐसे लिखा आता है कई कई जगह, तो एक्चुअली इन दोनों का ही था. तो आइंस्टीन ने फिर इसकी बनाई हुई टेक्निक को, इसके बताई हुई थ्योरी को दूसरी थ्योरीज में भी लगाया. द की न्यू कॉन्सेप्चुअल इंग्रेडिएंट इन बोस वर्क was that the particles were regarded as indistinguishable, a radical departure from the assumption that underlies the classical Maxwell-Boltzmann statistics. It was soon realized that the new Bose-Einstein statistic was applicable to particles with integer spins, and new quantum statistics, Fermi Dirac statistics, was needed for particles with half-integer spins satisfying Pauli's exclusion principle. Particles with integer spin are also known as bosons in the honor of Bose. तो ये जो bosons नाम आया है ये Bose के ही ऑनर में आया है. An important consequence of Bose-Einstein statistics is that a gas of molecules below a certain temperature will undergo a phase transition to a state where a large fraction of atoms populate the same lowest energy state. Some 70 years were to pass before the pioneering ideas of Bose, developed further by Einstein, were diametrically confirmed in the observation of a new state of matter in a dilute gas of ultra cold alkali atoms, the Bose-Einstein condensate. तो लाइक एक नया मैटर ही निकल के आ गया इनके रिसर्च की वजह से, उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया. तो हैवी वर्ड्स, लेट्स गेट बैक टू द नेचर ऑफ फिजिकल लॉस. तो अब हम देखना चाहते हैं कि फिज़िकल लॉज का नेचर क्या होता है, किस तरीके के होते हैं फिज़िकल लॉज. तो फिजिसिस्ट एक्सप्लोर द यूनिवर्स, फिजिसिस्ट यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं. देयर इन्वेस्टिगेशंस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रोसेसेस रेंज फ्रॉम पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम्स इन साइज टू स्टार्स दैट आर वेरी फार. तो एटम्स से लेके स्टार्स तक की रिसर्च करते हैं ये. In addition to finding the facts by observation and experimentation, physicists attempt to discover the laws that summarize, often as mathematical equation, these facts. तो ये सब जो रिसर्च है इसको पेश करना चाहते हैं वो किस फॉर्म में, समरी के फॉर्म में जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं. सो इन एनी फिजिकल फिनोमिनन गवर्न्ड बाय डिफरेंट फोर्सेस सेवरल क्वांटिटीज में चेंज विद टाइम. तो एक फिजिकल फोर्स की इक्वेशन लिखी, जैसे कुछ डिफरेंट फोर्सेस की वजह से कुछ फिजिकल फिनोमेनन गवर्न हो रहा है, तो कुछ चीज़ें वक्त के साथ चेंज हो जाती हैं, उसमें से कुछ क्वांटिटीज़. अ रिमार्केबल फैक्ट इज़ दैट सम स्पेशल फिजिकल क्वांटिटीज़ हाउएवर रिमेन कांस्टेंट. लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो वक्त के साथ हमेशा कभी चेंज नहीं होती इनफैक्ट. So they are constant. So these remain constant in time. They are the conserved quantities of nature. तो वो nature की conserved quantities हैं. So understanding these conservation principles is very important to describe the observed phenomena quantitatively. तो ऐसा कुछ conservation law type लगा के अगर बनाया जाए तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे हम चीज़ों को. So for motion under an external conservative force, the total mechanical energy, that is the sum of kinetic and potential energy of a body, is constant. जैसे for example कोई अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, हमने उसको फ्री फॉल कराया, तो एक्चुअली में क्या होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में. सो द फैमिलियर एग्जांपल इज द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी. बोथ द काइनेटिक energy of the object and its potential energy change continuously with time, but the sum remains fixed.
तो दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रही हैं, लेकिन उनका जो अपन सम कर रहे हैं वो कांस्टेंट है. So if the object is released from rest, the initial potential energy is completely converted into the kinetic energy of the object just before it hits the ground. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी नॉन डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स की ही बात कर रहे हैं. तो जैसे ही हमने इस पॉइंट पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, पूरी की पूरी mgh थी. जब इधर पहुंच जाएगी ये, इस लेवल को h0 माना है, जब इधर पहुंच जाएगी तो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ये पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. दिस लॉ रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज़ द बेसिस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो इसको ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम का भी कंजर्व होती है. मतलब अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो देर इज़ नो एनर्जी ट्रांसफ़र. तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये वाला जो हमने देखा, ये अलग लॉ है ना. ठीक है, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इज सेंट्रल टू फिजिक्स एंड द एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी कैन बी रिटन for every physical system. When all forms of energy, that is heat, mechanical energy, electrical energy, etc. are counted, it turns out that the energy is conserved. ठीक है, अगर हम सारी एनर्जी को काउंट कर लें, मतलब हीट में डिसिपेट हुई है तो हीट एनर्जी को भी काउंट कर लें, साउंड में डिसिपेट हुई तो साउंड एनर्जी को भी काउंट कर लें, लाइट में डिसिपेट हुई तो लाइट को भी काउंट कर लें, तो अगर जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया जाए सब पे, तो फिर एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है. So the general law of conservation of energy true for all forces for any kind of transformation between different forms of energy. In the following object example, if you include the effect of air resistance, अगर वो जो गिरने वाले एग्जाम्पल में अपन इफेक्टिव एयर रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड कर लें तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हीट भी जनरेट हो जाएगी, तो वो हीट भी आ जाएगी. So during the fall and see the situation after the object hits the ground stays there, the total mechanical energy obviously is not conserved. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक बॉल ली, उसको गिराया, तो बॉल को अगर गिराया तो प्रैक्टिकली क्या होता है, गिरती है बॉल, ज़मीन पे पहुंचती है, थोड़े 2-3 टप्पे खा के रुक जाती है, तो कहाँ गई एनर्जी. तो हम बोलते हैं कि एक्चुअली जो वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, पहले तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, वो जाके टकराई ज़मीन से, तो कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई, कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, तो उन एनर्जी लॉस्ट हो गई, हम उसको रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन एनर्जी उतनी ही लॉस हुई जितनी शुरुआत में थी. ठीक है, सो द ग्राउंड स्टेज देयर, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्वियसली नॉट कंजर्व्ड. द जनरल लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हाउएवर इज स्टिल एप्लीकेबल. द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड साउंड. अल्टीमेटली साउंड आफ्टर इट इज एब्जॉर्ब्ड becomes heat. The total energy of the system, stone plus the surroundings, remain unchanged. तो वहाँ पर भी total energy तो unchanged ही रही है. So the law of conservation of energy is thought to be valid across all domains of nature, from the microscopic to the macroscopic. It is routinely applied in the analysis of atomic, nuclear and elementary particle processes. तो law of conservation of energy nature में हर domain में applicable है, चाहे मैक्रोस्कोपिक डोमेन हो चाहे मैक्रोस्कोपिक डोमेन हो. ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम कुछ कुछ चीज़ें समझने के लिए. सो एट द अदर एंड ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंट फिनोमेनन अकर इन द यूनिवर्स ऑल द टाइम, येट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, द मोस्ट आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल, इज़ बिलीव टू रिमेन अनचेंज. तो ऐसा माना जाता है कि जो यूनिवर्स है वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम जैसे ही है, और क्या. तो जो इतने वायलेंट एक्सप्लोजन हो रहे हैं, स्टार फट रहे हैं, नए बन रहे हैं, तब भी सारी एनर्जी कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स की, ऐसा माना जाता है. Until the advent of Einstein theory of relativity, the conservation of mass was regarded as another basic conservation law of nature. तो आइंस्टीन की थ्योरी से पहले जब उसने ये बताया था कि मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उससे पहले समझा जाता था कि मास भी कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स का. ठीक है, तो सिंस मैटर वाज थॉट टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल, इट वाज एंड स्टिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज. तो कहीं कहीं अच्छा ये E = mc² तो तभी होता है जब
कुछ मास कन्वर्ट हो एनर्जी में, लेकिन हमेशा थोड़ी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें मास कंजर्व रहता है ना ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में। तो अभी भी कंजर्वेशन ऑफ मास ये प्रिंसिपल बहुत जगह यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल इन द एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अ केमिकल रिएक्शन इज़ बेसिकली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ rearrangement of atoms in different molecules. If the total binding energy of the reacting molecules is less than the total binding energy of the product molecules, the difference appears as heat and the reaction is exothermic. तो बोले कि अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो हीट कहाँ से आ रही है? हम कहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, समझने वाली बात है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। कुछ केमिकल रीअरेंजमेंट हुआ, हमें नहीं पता क्या, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक ये इधर आ गया और एक इधर चला गया। तो इट इज़ लाइक दिस, फाइनल सिचुएशन में कुछ ऐसे बन गया। ठीक है, तो अब इस केमिकल रिएक्शन में इस पे फोकस करो कि ये अरेंजमेंट 1 था, तो ये बाइंड थे तीनों एक दूसरे से। ये अरेंजमेंट दूसरा था, ये बाइंड है दोनों। ये तीसरा अरेंजमेंट था, ये चौथा अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा अरेंजमेंट रीअरेंज होकर तीसरे और चौथे में कन्वर्ट हो गए। तो अब बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग थी। यहाँ पे जो बाइंड करने वाली एनर्जी थी इसकी वो कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है। तो अगर इन एनर्जीज में डिफरेंस है तो वो एनर्जी शो होगी एज अ फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर वो एनर्जी पॉजिटिव आई, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन से, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर नेगेटिव आई, इफ ई एनर्जी इज पॉजिटिव देन एक्सोथर्मिक। पॉजिटिव नहीं लिखना चाहिए, रिलीज लिखना चाहिए, इफ एनर्जी इज रिलीज, क्योंकि आगे चल के पता चलेगा कि नॉमेनक्लेचर उल्टा सीधा होता है मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड तो फिर एंडोथर्मिक। तो बस सीखने वाली बात क्या है कि इस रीअरेंजिंग एनर्जी की वजह से जो एनर्जी डिफरेंस आया है, इस वजह से कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो रही है। ठीक है, फिर आगे बढ़ गए। So the opposite is true for energy absorbing, that is endothermic reactions. However, since the atoms are merely rearranged but not destroyed, the total mass of the reactants is the same as that of the total mass of the products in a chemical reaction. बोले ये जो रीअरेंजमेंट की वजह से एनर्जी डिफरेंस हुआ है, ये एनर्जी के चेंज में एनकाउंटर हुआ है ना, लेकिन मास तो चेंज नहीं हुआ। एटम्स तो होते नहीं हैं, भले रीअरेंज हो गए, तो मास कंजर्व रहता है ऐसे केमिकल रिएक्शंस में। द चेंजेस इन द बाइंडिंग एनर्जी आर टू स्मॉल टू बी मेजर्ड एज चेंजेस इन मास। तो बाइंडिंग एनर्जी की वजह से मास में चेंज होता है कुछ, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे अभी हमारे डिस्कशंस में। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी, मास m इज इक्वलेंट टू एनर्जी गिवन बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू mc²। अगर m मास का ऑब्जेक्ट पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो एनर्जी विल बी mc², where c is the speed of light in vacuum, of course. In the nuclear process, mass gets converted to energy और vice versa. तो क्या होता है ये, कहाँ मतलब कब कहाँ में देखने मिलेगा ये एक्सप्रेशन हमें, कि एक्चुअली क्या होता है जब न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन होता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है। सो दिस इज़ द एनर्जी विच इज़ रिलीज इन द न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। तो न्यूक्लियर पावर में जनरेशन में और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जब मास न्यूक्लियस का कन्वर्ट होता है एनर्जी में, सो इट टर्न्स आउट टू बी mc²। अब देखो ये c² इज़, c खुद अपने आप में 3 × 10⁸ है, तो c² तो बहुत ही खतरनाक बड़ी क्वांटिटी होगी। 3 × 10⁹ 9 × 10⁻16, इतनी बड़ी क्वांटिटी। अब मास से मल्टीप्लाई करो उसको, मान लो सपोज 1 kg मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो 1 × 9 × 10⁻16 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ये एनर्जी कितनी ज़्यादा एनर्जी है सोचो। तो 1 kg नहीं होता, बहुत कम, जैसे 1 ग्राम भी हो गया ना तो भी बहुत बड़ी एनर्जी है।
फिर बात कर लेते हैं सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन 1888 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन वॉज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन थिरुवनाईकवल. He finished his school by the age of 11. 11 की साल में स्कूल हो गया था इसका. He graduated from Presidency College Madras. After finishing his education, he joined financial services of the Indian government. तो इसने फिर फाइनेंशियल सर्विस ज्वाइन कर ली थी इंडियन गवर्नमेंट. तो while in Kolkata, he started working on his area of interest at Indian Association for Cultivation of Science, founded by Dr. Mahendra Lal Sirkar during his evening hours. तो फाइनेंशियल सर्विस में नौकरी करने के साथ साथ शाम को ये साइंस से रिलेटेड काम करता था कल्टीवेशन ऑफ साइंस सेंटर पे, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के. सो हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड वाइब्रेशंस, वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अल्ट्रासोनिक्स, डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन. तो इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या थे? वाइब्रेशन मतलब साउंड से रिलेटेड, वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अल्ट्रासोनिक, साउंड, डिफ्रैक्शन, ये सब इसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट थे. इन 1917 ही वॉज ऑफर्ड प्रोफेसरशिप एट कैलकटा यूनिवर्सिटी. 1917 में इसको ऑफ़र किया गया कि भाई प्रोफेसर बन जाओ कैलकटा यूनिवर्सिटी से. सो इन 1924 ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज डिस्कवरी नाउ नोन एज रमन इफेक्ट. तो वो रमन इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट जो अपन देखते हैं तो वो इसी ने शुरू किया था. द रमन इफेक्ट डील्स विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट of molecules of a medium when they are excited to vibrational energy levels. This works opened totally new avenues for research for years to come. He spent his later years at Bangalore, first at Indian Institute of Science and then at Raman Research Institute. His work has inspired generation of young students. ठीक है, अब आ जाते हैं एनर्जी के बारे में और चर्चा करने के लिए. सो एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ आर नॉट नेसेसरली स्केलर्स. तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारी क्वांटिटीज़ स्केलर होंगी जो कंजर्व होती हैं. द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों क्वांटिटीज़ जो लीनियर मोमेंटम है और जो एंगुलर मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तब भी ये आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व होती हैं. ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आर ऑल्सो कंजर्व्ड क्वांटिटीज़. These laws can be derived from Newton's laws of motion in mechanics. ठीक है, but their validity goes beyond mechanics. तो ये मैकेनिक्स से इसको डिराइव किया जा सकता है. जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये सेकेंड लॉ है न्यूटन का. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब डी पी बाई डी टी इज़ ज़ीरो. इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पी इज़ ज़ीरो. पी का डिफरेंस, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? जब वो कांस्टेंट होती है. तो यहाँ से अपन ने प्रूव किया कि पी इज कांस्टेंट. सिमिलरली एक्सटर्नल टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी एल बाई डी टी. अगर एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब एल कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये सब वेक्टर्स हैं इसलिए इसके ऊपर वेक्टर्स लगाया गया. सो वैसे तो ये मैकेनिक्स के थ्रू अपन प्रूव कर रहे हैं, मैकेनिक्स के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन ये मैकेनिक्स के बियॉन्ड भी एप्लीकेबल है. ठीक है, बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड मैकेनिक्स. दे आर द बेसिक कंजर्वेशन लॉज ऑफ नेचर इन ऑल डोमेन्स इवन इन दोज वेयर न्यूटन्स लॉज मे नॉट बी वैलिड. तो ऐसी जगह भी वैलिड है यहाँ पर न्यूटन के खुद के लॉ नहीं वैलिड होते. ठीक है, so besides their great simplicity and generality, the conservation laws of nature are very useful in practice too. तो भले ये सिंपल है और सिंपल है जनरलिटी में, लेकिन ये बहुत वाइडली यूजफुल है कंजर्वेशन लॉस. इट ऑफन हेल्प्स व्हेन वी कैन नॉट सॉल्व द फुल डायनामिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्टिकल्स एंड फोर्सेस. तो इसके हेल्प की मदद से हम हो सकता है कि पूरी कॉम्प्लेक्स डायनामिसिटी फुल डायनामिक्स सॉल्व ना कर पाएँ, लेकिन हम रिजल्ट बता दें कि ये होगा भाई. और इनफैक्ट यही हमारे सिलेबस में है, हमें इन कंजर्वेशन लॉस का यूज़ करते हुए कुछ कुछ चीज़ें बतानी.
ठीक है, द कंजर्वेशन लॉज कैन स्टिल प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, वी मे नॉट नो द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेज दैट एक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन of two automobiles, yet momentum conservation law enables us to bypass the complication and predict the rule out possible outcomes of the collision. तो जैसे फॉर एग्जांपल दो कार आपस में टकराती हैं, ये दो कार आपस में टकराई, तो अब जब इनका कोलिजन होगा तो हमें नहीं पता एक्चुअली कि किस टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे किस मोमेंट पे, लेकिन ये हम 100% बोल सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व होगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो हम आउटकम बता सकते हैं कि फाइनली क्या होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्रक जा रहा है और एक साइकिल जा रही है, तो तुम्हें नहीं पता कि उसकी हड्डी टूटेगी या उसका कूल्हा टूटेगा, लेकिन तुम बता दोगे फाइनली साइकिल वाले की ऐसी तैसी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि मास इसका ज़्यादा है ना, और वेलोसिटी पता है और सारी चीज़ें पता है, तो ये भी बता दोगे कि कितनी जोर का झटका लगेगा उसे. सो इन न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फिनोमेनन ऑल्सो द कंजर्वेशन लॉज आर important टूल्स ऑफ एनालिसिस. Indeed, using the conservation laws of energy and momentum for beta decay, Wolfgang Pauli correctly predicted in 1931 the existence of a new particle now called neutrino. तो पॉली ने न्यूट्रिनो बताया था, emitted in beta decay along with the electron. तो इन कंजर्वेशन लॉज का यूज़ करते हुए एनर्जी और मोमेंटम का मैकेनिक्स नहीं लगती जहाँ पर, जैसे अपने बीटा डी के पार्टिकल फिनोम एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूक्लियर पार्टिकल फिनोमेनन में, यहाँ पर भी उसने लगा के एक नया पार्टिकल निकाल डाला था, जैसे बीटा डी के में न्यूट्रिनो कहा जाता है. किसने किया था ये? वॉल्फगैंग पॉली. कंजर्वेशन लॉज हैव अ डीप कनेक्शन विद सिमेट्रीज ऑफ नेचर दैट यू विल एक्सप्लोर इन मोर एडवांस कोर्सेज इन फिजिक्स. तो कंजर्वेशन लॉज के बारे में अपन समझेंगे कि नेचर में सिमेट्री की वजह से होते हैं ये. ठीक है. For example, an important observation is that the laws of nature do not change with time. तो जैसे तुमने सोचा होगा कभी कि रखे रखे कोई ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता टाइम के साथ, है ना. पर इंटरनल तुमने कोई स्पॉन्ज में पानी भर के नहीं रख दिया है तो पानी उड़ जाएगा तो मास चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम है कि कुछ उड़ नहीं सकता उससे मैटर वैटर, तो उसका मास चेंज नहीं हो सकता. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब आज से 1000 साल पहले भी ग्रेविटेशन वही था और अब भी वही है और आगे भी वही रहेगा, है ना. सो इट डू नॉट चेंजेस विद टाइम. इफ़ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन ए लेबोरेटरी टुडे एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस आफ्टर अ ईयर, द रिजल्ट्स आर बाउंड टू बी सेम. तो आज करो चाहे 1 साल बाद करो, रिजल्ट तुम्हारे सेम आएंगे. It turns out that this symmetry of nature with respect to translation, that is displacement in time, is equivalent to the law of conservation of energy. तो ऐसा समझ सकते हैं कि वक्त के साथ अगर वक्त आगे बढ़ रहा है, जैसे कोई आदमी आगे चल रहा है, ऐसे समझो वक्त ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चेंज नहीं हो रही है. लाइकवाइज स्पेस इज होमोजीनियस एंड देयर इज नो इंट्रिंसिकली प्रिफर्ड लोकेशन इन द यूनिवर्स. अच्छा, स्पेस होमोजीनियस है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अर्थ के थोड़े करीब जाके वैक्यूम देख लो तो भी वो उसी नेचर का वैक्यूम होगा जो सन के, और दूसरे गैलेक्सी में जाके कोई दूसरा वैक्यूम देख लो. तो स्पेस होमोजीनियस है और ये चेंज नहीं होता. सो पुट इट मोर क्लियरली, द लॉज ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. तो जो नेचर है वो हमने हर यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ सेम रहेगा. अब इसके साथ कॉशन भी देखना एक, द फिनोमेनन में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरिंग कंडीशंस एट डिफरेंट लोकेशन. तो फिनोमेनन चेंज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, कहीं और ज़्यादा तेज़, कहीं कम तेज़ बारिश हो रही है. मून पे बारिश ही नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स क्या क्या चेंज हो रहे हैं, तो फिनोमेनन चेंज हो सकते हैं ना. लॉस चेंज नहीं हो रहे लेकिन फिनोमेनन चेंज हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंडीशंस एट डिफरेंट लोकेशंस. फॉर एग्जांपल, the acceleration due to gravity at the moon is 1/6 that of the earth, but the law of gravitation is still the same for both the moon and the earth. तो ग्रेविटी एक फिनोमेनन है जो अलग अलग अर्थ और मून के लिए, लेकिन वो जो फिनोमेना जिस लॉ की वजह से आया, दैट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो दोनों जगह के लिए सेम है. सो दिस सिमेट्री ऑफ द लॉज ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट ऑफ टू ट्रांसलेशन इन स्पेस गिव्स राइज टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो इसी वजह से जो सिमेट्री हमें मिली है
ट्रांसलेशन ऑफ स्पेस गिव्स राइज टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये नेचर की सिमिट्री की वजह से है। इन द सेम वे आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, नो इंट्रिंसिकली प्रिफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस, अंडरलाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चैप्टर 7 में देखेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम का लॉ ऐसे आया है कि वैक्यूम कहीं का भी ले लो सेम होता है वो, है ना, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं है स्पेस का, तो उससे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आया। सो द कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट सिमिट्रीज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, अगर कोई उसमें वायर नहीं लगा, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज भी कंजर्व रहता है, वो भी कुछ सिमेट्री से देखा जा सकता है। तो वो सिमेट्री क्या है? वो सिमेट्रीज है सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज प्लेस अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो सिमेट्री ऑफ स्पेस एंड टाइम रोल प्ले करता है इसमें। ये भी पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, angular momentum, charge, etc. are considered to be fundamental laws in physics. At this moment, there are many such conservation laws. Apart from the above four, there are others which mostly deal with quantities which have been introduced in nuclear and particle physics. तो ये जो 5 नाम लिखे हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज, 1 2 3 4 ही हुई है, तो 4 ही, हाँ 4 ही तो लिखा है। तो इन 4 लॉ के अलावा जो कंजर्वेशन ऑफ लॉज हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डील करते हैं, तो उनके बारे में अभी अपन इतना जानते नहीं, ये तो फैमिली से लग रहे हैं। तो देयर आर अदर्स विच मोस्टली डील विद क्वांटिटीज विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सम ऑफ द कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्पिन, बैरियन, नंबर, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचेंज एक्सेट्रा, बट यू विल नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, जस्ट और कंजर्व क्वांटिटीज़ हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। सो अ कंजर्वेशन लॉ इज़ अ हाइपोथेसिस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी एक हाइपोथेसिस है, ये भी मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता। सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट कैन बी वेरीफाइड और डिस्प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। तो इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वेरीफाई किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट से, या गलत ठहराया जा सकता है एक्सपेरिमेंट से। An experiment whose result is with the conformity with the laws verifies और substantiates the law। तो अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और हमने कि हाँ भाई सही फिट बैठ रहा है ये लॉ, तो हम कहेंगे हाँ भाई वेरीफाई हो गया या सब्सटेंशिएट हो गया, लेकिन इट डज नॉट प्रूव द लॉ, लेकिन प्रूव नहीं करता वो। ऑन द अदर हैंड, अ सिंगल एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट गोज अगेंस्ट द लॉ इज इनफ टू डिस्प्रूव इट। लेकिन हमने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बता दिया जिससे कि लॉ से गलत ऑब्जर्वेशन प्राप्त हो रही है, तो हम कहेंगे कि लॉ गलत है। तो केवल एक लॉ ही, एक एक्सपेरिमेंट ही इनफ है उसको डिस्प्रूव करने के लिए, लेकिन करोड़ों एक्सपेरिमेंट जो सही वेरीफाई कर रहे हैं उसे, वो काफ़ी नहीं है उस लॉ को प्रूव करने के लिए, वो जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं ना। सो इट वुड बी रॉन्ग टू आस्क समवन टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई पूछे ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करो, तो हम कहेंगे नहीं भाई गलत बात है। सो दिस लॉ इज़ एन आउटकम ऑफ आवर एक्सपीरियंस over several centuries, and it has been found to be valid in all experiments in mechanics, thermodynamics, electromagnetism, optics, atomic and nuclear physics or any other area। तो ये हमारे एक्सपीरियंशियल बेसिस पे, और वो एक्सपीरियंस हमें ऐसा 1-2 दिन में नहीं, ओवर सेंचुरीज हुआ है, और हर फिजिक्स के हर डिसिप्लिन में वैलिड है ये, मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में, ऑप्टिक्स में, एटॉमिक में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, है ना। So some students feel that they can prove the conservation of mechanical energy from a body falling under the gravity by adding the kinetic energy and potential energy to the point and showing that it turns out to be constant. As pointed out above, this is only verification of the law and not the proof. तो कुछ बच्चे क्या ऐसे करवा देते हैं स्कूल में, बोले कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे, और बीच में कहीं पे पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, यहाँ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, यहाँ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, वो तीनों बराबर आ गई, तो अपन ऐसे हैंस प्रूफ लिख देते हैं, जबकि वो कायदे से हैंस वेरीफाइड लिखना चाहिए, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो प्रूव नहीं किया हमने, जस्ट कुछ पॉइंट्स के लिए वेरीफाई किया। ठीक है,
इसके बाद समरी देख लेते हैं कि हमने समरी में क्या देखा. So the physics deals with the study of basic laws of nature and their manifestation in different phenomena. The basic laws of physics are universal and apply in widely different context and condition. तो फिजिक्स बेसिक लॉ से डील करता है नेचर के और उनके मैनिफेस्टेशन को देखता है कि दूसरे फिनोमिनन कैसे वर्क हो रहे हैं, है ना. जो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स वो यूनिवर्सल नेचर के और हर कॉन्टेक्स्ट और कंडीशन में एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज़ वाइड. फिजिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, covering a tremendous range of magnitude of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ के बहुत बड़ी रेंज के मैग्नीट्यूड को कवर करता है. तीसरा, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू ईच अदर. फिजिक्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड है. समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स. कभी कभी टेक्नोलॉजी फिजिक्स को राइज देती है और कभी कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी को राइज देती है. एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी. बोथ हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी. दोनों का ही इम्पैक्ट खतरनाक है सोसाइटी पे. तो कभी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बनती है और कभी टेक्नोलॉजी से फिजिक्स बनती है और फिर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है सोसाइटी को इवॉल्व करने के लिए. ठीक है. देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर दैट गवर्न द डाइवर्स फिनोमिनन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्ल्ड को गवर्न करते हैं. सो दीज आर द ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स. यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस डोमेन्स इन नेचर इज द बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स. इनको यूनिफाई करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है. द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन अनचेंज्ड इन अ प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज़. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो किसी भी प्रोसेस में चेंज नहीं होती हैं वो कहलाती हैं कंजर्व क्वांटिटीज़. सम ऑफ द जनरल कंजर्वेशन लॉज इन नेचर इंक्लूड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, पैरिटी एक्सेट्रा. पैरिटी के बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है. सम कंजर्वेशन लॉज आर ट्रू फॉर वन फंडामेंटल फोर्स बट नॉट फॉर द अदर. तो कुछ लॉज एक फंडामेंटल फोर्सेस के लिए ट्रू है लेकिन दूसरे के लिए ट्रू नहीं होते. ऐसा भी हो सकता है. 6th पॉइंट, कंजर्वेशन लॉज हैव अ डीप कनेक्शन विथ सिमेट्रीज ऑफ नेचर. तो ये कंजर्वेशन लॉ का कनेक्शन होता है सिमेट्री, नेचर की सिमेट्री से. Symmetries of space and time and other type of symmetries play central role in modern theories of fundamental forces in nature. तो ये symmetries को हमको पकड़ना है ना. फिर आ जाते हैं हम, कितने क्वेश्चन है इसमें? 16 क्वेश्चन है. तो बहुत ही क्विकली मैं अपने अपने थॉट प्रोसेस बता देता हूँ इन क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के. So note for the student, the exercises given here are meant to enhance your awareness about the issues surrounding science, technology and society and to encourage you think and formulate your views about them. The questions may not have a clear cut objective answer. तो नोट दिया है कि भाई ये ऐसा कोई परफेक्ट आंसर नहीं है इनका, ये बस ऐसा विचार बताने अपने. ठीक है. और टीचर के लिए नोट है यहाँ पे कि the exercises given here are not for the purpose of the formal examination. तो ये formal examination के पर्पस के लिए नहीं है. तो अपन जस्ट अपने थॉट प्रोसेस रखना चाहते हैं इस पर. तो 1.1, some of the most profound statements on the nature of science have come from Albert Einstein, one of the greatest scientists of all time. What do you think did Einstein mean when he said the most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible? तो आइंस्टीन ने, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने एक बार कहा था कि द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कम्प्रहेंसिबल. है ना. कम्प्रहेंसिबल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? अंग्रेजी के योद्धाओं तो सर्च कर लेते हैं कम्प्रहेंसिबल का मतलब. कम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है कि समझ लेना.
ठीक है, अच्छे से मतलब इजीली समझ लेना। तो इस चीज़ का मतलब है कि मोस्ट इनकम्प्रेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज़ दैट इट इज़ कम्प्रेंसिबल। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात वर्ल्ड के बारे में ये है कि वो समझदार है, या सबसे वाली समझदारी वाली बात इस वर्ल्ड के बारे में ये है कि ये बेवकूफ़ है। या ऐसा कहें, इस स्टेटमेंट को ऐसे बोला आइंस्टीन ने कि सबसे ज़्यादा समझने योग्य बात यह है वर्ल्ड के बारे में कि इसे नहीं समझा जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन फिजिक्स के वाले 2% चीज़ें ही अपन नेचर को डिकोड कर पाए, 98% स्टिल रिमेन्स। और ये हमेशा हर टाइम पे 2% और 98% ही रहता है ओवर द सेंचुरीज। इवन ग्रेट फिजिकल थ्योरी स्टार्ट्स एज अ heresy and ends as a dogma. Give some examples from the scientific history of science of the validity of the incisive remark. तो ये क्वेश्चंस बहुत ही सब्जेक्टिव हैं, ये तुम अपने खाली टाइम में बैठ के इनको देखना और खुद अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करना है ना। चलो बाय बाय एवरीवन।